नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आज हम लोग करने वाले हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, है ना। और इससे पहले मैंने फिजिकल टेस्ट वगैरह वाटर के पढ़ाए हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज़ वो जाके देख लीजिएगा, फिजिकल टेस्ट वाटर के। और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल टेस्ट, कि पानी में अगर कोई केमिकल है तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, है ना। बहुत टाइप के केमिकल्स हो सकते हैं पानी में, और उसको डिटेक्ट करना जरूरी है क्योंकि अलग अलग केमिकल्स का अलग अलग रिएक्शन होता है बॉडी में, है ना, आप जानते ही हो। और कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में एक लिमिटेड ही होना चाहिए, है ना, और उससे ऊपर होने से वो बॉडी के फंक्शनिंग में अफेक्ट करता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। हार्डनेस टेस्ट सबसे पहले हम चेक करेंगे। हार्डनेस टेस्ट हम क्यों चेक करते हैं? क्योंकि देखो, पानी अगर हार्ड होगा ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आती है आपको कहाँ पे, आपके कपड़े वगैरह धोने में, है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। और ऊपर से आपका जो पाइप्स वगैरह होते हैं उसमें कोरोजन हो जाता है, स्केलिंग आ जाती है ना, खाना भी आपका टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो हार्डनेस चेक करना जरूरी होता है पानी का। अब देखो, तो आरओ का जो आपका है, आरओ आपके घर में होगा, तो आरओ का भी आकर के वो हार्डनेस से चेक करता है ना, टीडीएस चेक करता है और हार्डनेस चेक करता है पानी की। ठीक, दो टाइप की हार्डनेस होती है। सबसे पहले तो जानो हार्डनेस होती किस वजह से, क्या कारण है, किस क्यों हार्डनेस आती है। हार्डनेस आती है आपके सॉल्ट्स की वजह से। कौन से सॉल्ट्स? अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड या फिर नाइट्राइट हो तो उसमें 100% हार्डनेस आ जाएगी। ठीक है, अभी हार्डनेस भी दो टाइप की होती है, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस किसको कहते हैं? अगर आपके पानी में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम के, तो इसको कहेंगे टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, और इसको आराम से आप बॉयल करके भी हटा सकते हो। ठीक है, और इसको कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, टेम्पररी हार्डनेस को। ठीक, परमानेंट हार्डनेस कब होती है? जब आपके पानी में मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड, सल्फाइड या नाइट्रेट पाए जाए। ठीक है, और इसको हटाने के अलग अलग मेथड्स हैं कई सारे। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? परमानेंट हार्डनेस को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहा जाता है। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे हम कि हार्डनेस पानी में है या नहीं है? तो इसके लिए आपकी बुक में 3 मेथड बताए गए हैं: क्लार्क मेथड, हेनर मेथड एंड वाटसन मेथड। देखो, एक चीज और मैं बता दूं, आप ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे ना आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। आपकी बुक में मेजर फोकस किया गया है कि क्या परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए। कहीं कहीं पे वो मेथड को थोड़ा सा एलाबोरेट किया गया कि हाँ, कौन सा केमिकल यूज़ करके हम पता कर रहे हैं, बस इतना ही। पूरा डिटेल में वो मेथड को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? अगर आप जेई का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जेई या रेलवे जेई, या फिर आप अपना डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, आपको इतने से ही क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर आप इससे ऊपर का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप दूसरी बुक भी रेफर करें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्लार्क मेथड देखते हैं। क्लार्क मेथड पुराना मेथड हो चुका है काफ़ी, है ना। और इससे हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सोप सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं इसमें, और जो पानी होता है उसमें हम इसको मिलाते हैं। ठीक है, तो जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं, जब हम उसको पानी में मिलाते हैं, इसको सोप सॉल्यूशन को, स्टैंडर्ड सोप सॉल्यूशन को, तो उससे क्या होता है कि जो हार्डनेस होती है वो डिजोल्व होकर के पानी में नीचे बैठ जाती है। ठीक, सेकंड है हेनर मेथड। ये भी सेम मिलता जुलता है क्लार्क मेथड से। इससे हम आपका अलग अलग, इसमें भी दो मेथड है। एक हमें चेक करना होता है टेम्पररी हार्डनेस के लिए, एक परमानेंट हार्डनेस के लिए। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं इंडिकेटर में, एज ए इंडिकेटर, तो वो कलर चेंज कर देता है ना, तो वो हमें पता चल जाता है इसमें टेम्पररी सॉल्यूशन है। और अगर हमें परमानेंट हार्डनेस चेक करने हैं ना मेथड में, तो क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन मिक्स करते हैं पानी में, और वो प्रेसिपिटेट बना देता है। ठीक है, वर्सिनेट मेथड, इसको ईडीटीए मेथड कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ईडीटीए, इसमें क्या करते हैं हम कि पहले पानी में हम डालते हैं ईडीटीए सॉल्ट सॉल्यूशन को। ठीक है,
और उसके बाद उसमें हम एक इंडिकेटर मिलाते हैं, कौन सा, इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। ठीक, तो पानी का कलर रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ पानी में हार्डनेस है। ठीक, आप बोल रहे हो कि बहुत छोटे में समझा रहा हूँ, बट आप बात मानो, आपको अगर आप जेईई का एग्जाम दे रहे हो या आपने डिप्लोमा का एग्जाम दे रहे हो तो आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है आपके यहाँ पे है, ठीक है, कि बॉयलर्स के लिए और इफेक्टिव क्लॉथ वॉशिंग के लिए वाटर की सॉफ्टनेस कितनी होनी चाहिए, लेस देन 75 ppm होनी चाहिए। ठीक है, 75 ppm से ड्रिंकिंग वाटर की ppm भी लेस देन पब्लिक यूज की कितनी होनी चाहिए, 75 टू 115। ठीक है, अगर पब्लिक सप्लाई में जो पानी आता है उसकी ppm में कितनी होनी चाहिए हार्डनेस, 75 टू 115 ppm, ये आप याद रखना। ठीक, कहीं पे 115 है, कहीं पे 150 है। ठीक है, तो आप 150 पकड़ के रखो, बड़ा याद रखो तो बेटर रहेगा। 75 टू 150 ppm रेंज होनी चाहिए आपकी। ठीक, अब देखो हार्डनेस को भी डिफाइन किया गया है, 0 से 75 तक अगर हार्डनेस है, 0 से 75 ppm अगर हार्डनेस है तो उसको सॉफ्ट बोलेंगे। 75 टू 200 ppm हार्डनेस है तो उसको मॉडरेट हार्ड बोलेंगे। 200 से ज़्यादा हार्डनेस आ रही है, ppm आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हार्डनेस। ठीक है, तो होप ये क्लियर हुआ हो आपका कि कौन कौन से मेथड याद करने हैं आपने, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या उनमें किया जाता है, और प्लस आपका क्या रेंज है पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सप्लाई के लिए, वो भी आप याद रखना। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पे मेंशन की हुई कि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है नॉर्मली हार्डर होता है सरफेस वाटर से। क्यों? क्योंकि नीचे भी कहीं ना कहीं मिनरल्स उसमें ऐड हो जाते हैं, अंडरग्राउंड है तो, है ना, इस चलते। दूसरा टोटल सॉलिड टेस्ट, ये भी हमने पढ़ना है। ठीक है, टोटल सॉलिड टेस्ट क्या है, कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल्स पानी में हो सकते हैं ना, वो सस्पेंडेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोलॉइडल फॉर्म में भी हो सकते हैं। सस्पेंडेड डिजॉल्व तो आपको समझ में आ रहा है, कोलॉइडल फॉर्म आपने 10th में पढ़ी होगी किस तरीके से क्या होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, है ना, तो मैं उसको इतना डिटेल में नहीं जाने वाला। अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख लो कोलॉइडल सॉल्यूशन पे, बेटर रहेगा। ठीक, दो तीन टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कितना डिजॉल्व है, तो एक स्टैंडर्ड माना गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ the amount of total solids should be preferably less than 500 ppm। ठीक है, टोटल सॉलिड्स कितने होने चाहिए, 500 ppm से कम होना चाहिए। इसको करते कैसे हैं, सस्पेंडेड सॉलिड को आप कैसे करोगे, फिल्टर पेपर लगा करके कर दो, तो जो सस्पेंडेड है वो तो हट जाएगा फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगा, है ना। जो फिल्टर पेपर पे रह गया है उसको आप क्या करते हो, वॉश करते हो फिल्टर पेपर को फिर से, और रिटेन करते हो मटेरियल को, उसको ड्राई करते हो और वे करते हो। ठीक है, ठीक है ना, तो अब आपको ये क्या डिफरेंस मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टोटल सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड आपको बता देगा कितना, कि डिसॉल्व सॉलिड कितना है ना, है कि नहीं। टोटल सॉलिड में से अगर आप सस्पेंडेड सॉलिड को माइनस कर दो तो आपको डिसॉल्व सॉलिड का पता चल जाएगा। ठीक, चलो अगला हम क्या करने वाले हैं, क्लोराइड टेस्ट। क्लोराइड टेस्ट के बारे में भी आपकी बुक में इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये बताएगा कि अगर आपके पानी में 250 ppm या 250 मिलीग्राम पर लीटर से अबव हो जाता है ना, तो फिर ये टेस्ट आने लग जाता है पानी में सॉल्ट का, है ना, और ये ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। तो आपका हमेशा बिलो 250 ppm रहना चाहिए पब्लिक वाटर में क्लोराइड। ठीक है, NaCl। और इसको हम किस तरीके से कंटेंट को पता लगाते हैं, इसका टाइट्रेशन करते हैं वाटर का विद स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर, ये याद रखना आप। ठीक है, कैसे करते हैं आप इसका क्लोराइड का पता, क्लोरीन का पता, क्लोराइड का पता, आप वाटर में आप एक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं, जो आपने पानी लिया सैंपल,
प्लस आप उसमें पोटेशियम क्रोमेट भी ऐड करते हैं एज ए इंडिकेटर, और वो कलर चेंज करता है और आपको पता चल जाता है कि हाँ इसमें क्लोराइड है। ठीक। अब क्लोरीन टेस्ट, क्लोरीन पानी में है या नहीं है ये हमें पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो क्लोरीन एक नॉर्मली तो फ्री वाटर नेचुरल वाटर में होता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं खुद से क्लोरीन ऐड करते हैं ताकि बैक्टीरिया हो मारे जा सके मारने के लिए। ठीक है, और ट्रीटमेंट के दौरान पानी के, और तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोरीन रेसिडुअल क्लोरीन कितना है उसमें। तो दो मेथड है, पहला है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, दूसरा है ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट में आप क्या करते हो, पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है वाटर सैंपल में, वाटर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इस ब्लू कलर को टाइट्रेशन किया जाता है N/100 सोडियम थायोसल्फेट से। ठीक है, और उसके बाद आपको क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन मिल जाती है। जब वो कलर चेंज करेगा तो एक आपके पास ना रेफरेंस के लिए चार्ट होता है, तो आप उससे कलर मिला करके देखते हैं कि हाँ अब कौन सा कलर हो गया, तो जो कलर से वो मैच कर रहा होगा उसके ऊपर में उसकी वैल्यू दी हुई होगी कि हाँ इतना क्लोरीन इसमें प्रेजेंट है। वो चार्ट कहाँ से आता है, वो मार्केट में अवेलेबल होता है आपके। ठीक है, ऐसी ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट है, ये ज्यादातर टाइट्रेशन वाले टेस्ट है आपके। ठीक है, इस टेस्ट में क्या करते हैं हम कि वाटर सैंपल में ऑर्थोटोलोडाइन सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं। ऑर्थोटोलोडाइन सॉल्यूशन आपको सोचना नहीं क्या होता है, ये मार्केट में मिलता है। ठीक है, क्लोरीन की प्रेजेंस हम नोटिस करते हैं कब, जब वाटर का कलर चेंज हो जाता है येलो में। इसको ऐड करने से क्या होता है, पानी येलो कलर में चेंज हो जाता है। अब हमको पता करना है कि हाँ कितना क्लोरीन है इसमें, तो जो येलो कलर हुआ है ना, फिर से उसको हम स्टैंडर्ड चार्ट से मिला करके देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग येलो कलर होंगे चार्ट पे बने हुए, आप उससे मिला के देखो उससे कौन से मैच खा रहा है, और उसी के बगल में उसकी वैल्यू लिखी होगी कि हाँ इतना अगर क्लोरीन में इतना पानी अगर क्लोरीन में है तो ये कलर है, वो मेंशन होता है। ठीक, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। क्लोरीन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वाटर में, 0.1 to 0.2 ppm, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आप याद रखना। क्लोराइड कितना, 250 ppm, और क्लोरीन 0.1 to 0.2 ppm। लेड टेस्ट आपकी बुक में मेंशन नहीं है। लेड हम सब जानते हैं एक पॉइजन है, नेचुरल रिवर्स में फाउंड नहीं होता है, तो हमें केमिकल टेस्ट के थ्रू ही इसको पता करना पड़ता है, और इसकी प्रेजेंस, इसकी जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, 0.04 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे आप सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखो कितना ppm होनी चाहिए। इस तरीके से आर्सेनिक भी एक बहुत ज़बरदस्त जहर होता है, आप जानते हो नेचुरल रिवर्स में नहीं पाया जाता, हम खुद इसको ऐड करते हैं या कहीं से ऐड हो जाता है हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अंडरग्राउंड वाटर में। तो इसको किससे आप रिमूव कर सकते हो, आयन एक्सचेंज मेथड से। ठीक, ये आप याद रखना नाम, आयन एक्सचेंज मेथड। देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको नाम दिए जा रहे हैं, जो आपको मेथड सिर्फ बता दिए जा रहे हैं, बस उतना ही याद रखो। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, वो आपका है बीटेक में और एमटेक में जाकर के पढ़ना। ठीक है, तो अभी कम से कम ही पढ़ो यार, अच्छा ही है। आर्सेनिक टेस्ट, आर्सेनिक कितना होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट कितनी है उसकी, 0.05 ppm। लेड की थी 0.045 ppm, और आर्सेनिक की है 0.05 ppm। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यू टेस्ट है, ये एक्सपेरिमेंट पे आपको कराया जाता है आपके कॉलेज में। ठीक है, पानी आप जानते हो H2O होता है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली तोड़ो तो वो बनता है H+ और OH- है ना। तो एक लॉ है केमिस्ट्री का कि आप देखो इस पेज में देखो, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ, इस चलते मैं आपको मैंने स्कैन किया था, प्रॉपर स्कैन नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। आप देखो H+ इंटू OH-, ये कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻14 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें पता है। कैसे पता है, फिर वही वाली बात मैं बोलूँगा आपको कि लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी बदौलत हमें पता है। ठीक, H+OH- की वैल्यू इज इक्वल टू 10⁻14। अब अगर आप देखो पीएच की वैल्यू, पीएच इज इक्वल टू, एक और फॉर्मूला आप याद रखो, पीएच इज इक्वल टू log ऑफ 1/h। ठीक है, log 10 of 1/h।
तो जो वैल्यू होगी एच की वो यहाँ पे हम माइनस रख देंगे। जैसे 10 टू पावर माइनस 7 है, तो अगर इसको फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 टू पावर 7 बन जाएगा, और log 10 टू द पावर 10 टू पावर 7 हो जाएगा 7, तो pH वैल्यू 7 हो जाएगी। अगर pH की वैल्यू 7 से कम होती जाती है, टुवर्ड्स 0 जा रही है, तो एसिडिक होगा, और अगर बढ़ रही है तो अल्कलाइन होगा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, pH की वैल्यू अगर 7 से कम होती है तो एसिडिक होगा, 7 से ऊपर होती है तो अल्कलाइन होगा, और 7 है तो वो न्यूट्रल है, जो अपना प्योर वाटर होता है। ठीक, pH को डिटरमाइन करने का दो मेथड है, कैलोरीमेट्रिक मेथड और इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ठीक, कैलोरीमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं, हम इंडिकेटर यूज करते हैं। कैलोरीमेट्रिक मेथड आपका टाइट्रेशन जैसा ही होता है। ठीक है, टाइट्रेशन की मेथड एक तरीके से, एक इंडिकेटर ऐड करेंगे वाटर सैंपल में, वाटर कलर चेंज होगा, और उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड डिस्क से, है ना, और हमें पता चल जाएगा कि पीएच की वैल्यू कितनी है, कम है या ज़्यादा है, एसिडिक है या क्या है, जैसे कलर से हम डिटरमाइन कर लेंगे। 7 होनी चाहिए, ये हमारे पब्लिक के लिए जो पानी जा रहा है उसमें 7 ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है मेथड है आपका, जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, जो पानी का सैंपल है ना, उसमें हम हाँ हम उसमें एक इलेक्ट्रोड डिप करते हैं। ठीक, और उसको ड्राई सेल से कनेक्ट कर देते हैं, या इलेक्ट्रिक मेन से भी कनेक्ट कर देते हैं, और एक उसमें एक मीटर भी होता है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली पीएच की वैल्यू बता देता है हमें। ठीक है, आपका जो आरओ वाला बंदा आता है ना, आप उससे पूछना यार एक बार पीएच वैल्यू चेक करा के दिखाना, तो आपको दिखा देगा कैसे होता है, फ्लोइंग वाटर में दिखा देते हैं वो करके। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, उनके पास ये वाली होती है मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रोमेट्रिक वाली मेथड वाली। फ्लोरीन टेस्ट, फ्लोरीन आपके पानी में बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन में होना चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा होता है, और इसकी परमिसिबल रेंज है 1 to 3 ppm, बस इतना याद रखना है। आयरन एंड मैग्नीज, आयरन अनडिजायरेबल होता है, आयरन की वजह से डिस्कलरेशन होता है, बैड टेस्ट होता है वाटर का। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ आयरन कैन बी डन बाय कैलोरीमेट्रिक मेथड। कैलोरीमेट्रिक मेथड मतलब वही हो गया, कुछ एजेंट कोई केमिकल डालेंगे उसमें, हम कलरिंग एजेंट डालेंगे, उसके बाद वो कलर चेंज करेगा, उसको आप कंपेयर करो डिस्क से, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना है। कौन सा एजेंट डालते हैं ये नहीं मेंशन किया हुआ आपकी किताब में, आपको नहीं पढ़ना, बस आप जानो कि इसको कैलोरीमेट्रिक मेथड से किया जाता है, बस इतना जान लो। और मैग्नीज का कैसे पता चल जाता है, मैग्नीज के कारण पानी में ब्राउनिश कलर आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही पता चल जाएगा कि ये मैग्नीज है। परमिसिबल लिमिट मैग्नीज की कितनी है, 0.3 ppm। ठीक, आयरन का मेंशन नहीं है, मैग्नीज की परमिसिबल लिमिट 0.3 ppm। ठीक है, कॉपर के लिए भी मेंशन तो नहीं है क्या टेस्ट किया जाता है, इसको भी कैलोरीमेट्रिक मेथड से ही टेस्ट किया जाता है वैसे। ठीक है, मतलब कोई केमिकल ऐड करते हैं और वो कलर चेंज करता है, उसको हम कलर डिस्क से मैच करके देखते हैं, और हमें पता चल जाता है कितना कॉपर है। और कॉपर की वैल्यू भी 3 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। ठीक, अब जो सबसे टफ चीज़ आई है आपके डिजॉल्व्ड गैस टेस्ट। ठीक, मतलब मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा टफ यही है, समझाना भी और पढ़ना भी। कुछ भी मेंशन नहीं है, क्योंकि इतना बड़े बड़े टेस्ट है ना ये वाले, कि क्या बताऊँ मैं आपको। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा सा इनको देख लेना, है ना, पढ़ लेना कहीं से, अगर ज़्यादा आपको जानने का मन हो तो, और नहीं तो फिर आप अगर सिर्फ इनके बारे में थोड़ा सा भी जानोगे वो भी मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी गैसेज होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, अमोनिया, ये गैसेज होती हैं। नाइट्रोजन के अलग अलग फॉर्म में होती है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन के लिए मैंने एक टेस्ट यहाँ पे लाया हुआ हूँ मैं आपके लिए। ऑक्सीजन के टेस्ट में कैलोरीमेट्रिक टेस्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, इसमें दो तरीके के हम इंडिकेटर डालते हैं। ठीक, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए एक है आपका इंडिगो कारामाइन और एक है रोडाजाइन डी, रोडाजाइन डी। ठीक है, इंडिगो कारामाइन हम तब करते हैं जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 0.2 से 15 ppm के आसपास हो, और उससे भी कम अगर हो तो रोडाजाइन डी को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम चीज़ पानी में ऐड करेंगे इसको, और 30 सेकंड में इसका रिजल्ट आ जाता है, और इसमें क्या कलर निकल के आता है, इंडिगो कलर निकल के आता है, यही कलर।
और देखो अलग अलग कलर आएगा, आप जो भी कलर निकल के आएगा आप उसके साथ मैच करके देखो, और साथ में नीचे में ना वैल्यू लिखी हुई होगी कि हाँ कितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है, तो ये वाला कलर होगा। मतलब 10 ऑक्सीजन का वैल्यू डिजॉल्व है तो ये कलर, 8 तो ये, 7 तो ये, 5 तो ये, 6 तो ये, इस तरीके से मेंशन होगा, ठीक है। और रोडाजाइन डी क्या करता है, पिंक कलर दिखाता है, सेम पानी का कलर पिंक हो जाएगा, और आपको सेम रीडिंग आप मैच करके ले लो कौन सा आपका कितने ऑक्सीजन है, बहुत ही आसान तरीका है। कार्बन डाइऑक्साइड का पता करना हमें तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करते, लाइम वाटर डालते हैं, अगर उसका पानी इमीडिएट अगर मिल्की वाइट में चेंज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। नाइट्रोजन किसके वजह से होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स के वजह से होता है। ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट होगा पानी में तो उसकी वजह से नाइट्रोजन होगा ही होगा। नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में होता है, 4 फॉर्म में होता है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, फ्री अमोनिया या अल्बुमिनॉइड नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। नाइट्रेट के फॉर्म में प्योर वाटर वेल contain nitrates which constitute the final stage in oxidation of nitrogen compounds. When it excess, it affects our health and cause illness, measured by reduction to ammonia. ठीक, कुछ नहीं बता रखा कि कैसे टेस्ट करते हैं, तो आप लीव इट, इसको बड़ा लंबा चौड़ा टेस्ट है यार, ये आपको नहीं जानना है, बस आप जान लो कि नाइट्रेट का टेस्ट किया जाता है, फिर नाइट्राइट का टेस्ट किया जाता है। नाइट्राइट का टेस्ट कैसे करते हैं, नाइट्राइट जो होता है पानी में क्यों होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन की वजह से ये होता है नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्रेट क्यों होता है, फुल ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड होता है तो नाइट्रेट बनता है, पार्शियल अगर ऑक्सीडाइजेशन हुआ है ऑर्गेनिक मैटर का तो नाइट्राइट बनेगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और ये तो बिल्कुल भी पानी में नहीं होना चाहिए नाइट्राइट, ठीक है। और इसका प्रेजेंस हम कैसे पता लगाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नेप्थालामीन ऐड करते हैं, है ना, और आपका सेम कलर चेंज करेगा। और हम जैसे अभी हमने ये वाले देखी थी स्लाइड, कलर डिस्क होती है, कलर चेंज करेगा, फिर हम कलर को इन स्ट्रिप्स के अगेंस्ट रख के देखेंगे यहाँ पे किसके साथ मिलकर रहा है, और उसके बगल में या ऊपर नीचे कहीं पे वैल्यू लिखी जाएगी, आपको बता देगा कितना नाइट्राइट है या जो भी है, पता चल जाता है हमें, ठीक है। फ्री अमोनिया कैसे पता चलेगा, इट्स अकरेंस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर फ्री अमोनिया है तो उसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर पक्का है वहां पे, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमल या ह्यूमन का यूरिन होता है उसमें, ठीक है, इस चलते फ्री अमोनिया रहेगा। पोर्टेबल वाटर में इसकी वैल्यू को 0.15 ppm रखना होता है, इससे कमी होनी चाहिए, ठीक है। पोर्टेबल वाटर में फ्री अमोनिया की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.15 ppm से भी कम होनी चाहिए, ठीक है। और इसको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, वाटर को बॉईल करो और अमोनिया अगर होगा उसमें तो वो मारना शुरू कर देगा आपको, ठीक है, आपको साफ पता चल जाएगा। एल्बुमिनॉइड नाइट्रोजन, इसका प्रेजेंस कैसे इंडिकेट करता है वाटर में, हम कैसे पता लगाते हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड लाइफ नॉर्मल टू द एक्वाटिक एनवायरनमेंट। जो पानी में प्लांट होते हैं, है ना, और पानी में कुछ ना कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, है ना, उनके वजह से इसमें ये एल्बुमिनॉइड नाइट्रोजन होता है। पोर्टेबल वाटर में इसकी वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए 0.3 ppm, फ्री अमोनिया 0.15 ppm, एल्बुमिनॉइड नाइट्रोजन 0.3 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेजर कैसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं बॉइलिंग वाटर सैंपल में, पहले पानी को गर्म कर लेंगे, उसके अंदर डालेंगे बेसिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, एंड उसके बाद मेजर करेंगे हम कितनी अमोनिया गैस लिबरेट हुई, है ना। अमोनिया गैस लिबरेट होना शुरू होती है, उसको हम क्या करते हैं, जार में ले लेते हैं और फिर उसको हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो सब हमें पता चल जाता है कितना ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसमें, ठीक। वो जितना आपकी बुक में दिया हुआ यार उस हिसाब से मैंने, जितना आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में उस हिसाब से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है एक बार में ना आए समझ, 2-3 बार समझो, है ना, स्लो करके सुनो, 2-3 बार सुन लो, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। होप ये वाला जो मैंने आपको दिखाया ना इससे काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि स्टेन्स की जो बात करें, अगर हम आप अलग अलग केमिकल्स अलग अलग चीज़ में डालोगे ना तो उसका कलर बदल जाता है, अलग अलग कलर आता है, कभी डार्क आएगा, कभी
लाइट आएगा, ये देख लो। और उसके हिसाब से लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके ये बना रखी है, मार्केट में अवेलेबल्स होती है ये वाली डिश, और आप आराम से पता लगा सकते हो कि कितना डिजॉल्व है, कौन सा केमिकल उसमें। ठीक है, चलो एक लास्ट है यार, पढ़ लो कैल्शियम एंड सोडियम टेस्ट। कैल्शियम और सोडियम का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं कि पानी में है। कैल्शियम क्लोराइड एंड जिप्सम आर एडेड इन वाटर टू ऑब्टेन कैल्शियम कंपाउंड्स। ठीक, जिप्सम प्रेजेंट इन वाटर इज लिमिटेड टू 13 ppm। जिप्सम पानी में कितना होना चाहिए, 13 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम क्लोराइड इज कंपाउंड फ्रॉम ऑफ सोडियम, है ना, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक अपना। द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कैन बी फाइंड बाय फ्लेम फोटोमेट्रिक मेथड, या फिर दूसरा बाय ग्राम मेट्रिक मेथड। ठीक है, कैल्शियम और सोडियम का टेस्ट कैसे कर सकते हो आप, या तो कैल्शियम क्लोराइड होगा या सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक है, आप सिर्फ ये याद रखो, जिप्सम का 13 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कैल्शियम क्लोराइड तो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, और सोडियम क्लोराइड फ्री फॉर्म ऑफ सोडियम है। ठीक है, चलो ये इतना इंपॉर्टेंट खैर है भी नहीं, आप खाली इतना ही याद रखो, जिप्सम 13 ppm से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हों। मैंने पूरी कोशिश की यार कि जितना आपके सिलेबस में उस हिसाब से बेस्ट बता सकूं। अगर कहीं पे कुछ चूक रह गई हो तो आई एम सॉरी, आप कमेंट करके भी सजेस्ट कर सकते हैं मेरे को, और अगर मेरे को और भी बढ़िया सोर्सेज मिलेंगे तो मैं दोबारा से अच्छा आपको और भी अच्छा इसको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ये वाले टेस्ट को लेकर डीपली मेंशन करके। फिलहाल मैंने कोशिश की थी कि आपके जो भी सिलेबस में है उतना ही मेंशन करूँ, उतना ही पढ़ाऊँ, है ना, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना लगे। आप ऐसा ना सोचें कि हाँ हमारे सिलेबस में तो इतना है नहीं और इतना ज़्यादा क्यों कर दिया। ये सिर्फ जेई तक के सिलेबस के लिए है, और जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं इसको एई वाले भी देख रहे हैं, तो आप सोचो आप एज अ बेस पहले ये देख लो, उसके बाद फिर फर्दर आप पढ़ सकते हो और भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।